नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और मेरे साथ मौजूद हैं नीरज शर्मा, एडिटर इन चीफ है बेस्ट मीडिया इन्फो के, और हम उनसे बात करने वाले हैं नई टीआरपी पॉलिसी की। दर्शकों, मैं बता दूं कि टेलीविजन की दुनिया में टीआरपी सबसे अहम है। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। आपके चैनल को, भले ही आपका एंटरटेनमेंट चैनल हो या न्यूज चैनल हो या स्पोर्ट्स चैनल हो, उसको कितना देखा जाता है ये तय करता है कि आपकी टीआरपी कितनी है, कितने दर्शक। उसी के हिसाब से आपका विज्ञापन का रेवेन्यू तय होता है और उसी से चैनल नफे या नुकसान में जाता है। तो नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है रायसीना रिपोर्ट्स में। मुझे ये बताइए कि सरकार ने अभी नई टीआरपी पॉलिसी डिक्लेयर किया है, अगर आप उसको समझा पाए हमारे दर्शकों को तो बहुत बेहतर होगा। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार राजेश जी। टीआरपी पॉलिसी 2026 12 साल के बाद आई है। बेसिकली 12 साल के बाद इसमें रिवीजन हुआ है। पहले भी गवर्नमेंट के अंडर में ही बार्क एक ऐसा सिस्टम बना था। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जो है उसकी लाइसेंसिंग बॉडी है। अगर किसी को भी टीआरपी के बिजनेस में आना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये बड़ा ही ओपन है। कोई टीवी लेकर के आता है, कोई न्यूज़पेपर लेकर के आता है, हर चीज के लिए लाइसेंसिंग होती है। टीआरपी के लिए भी लाइसेंसिंग है। ये छोटा मोटा नहीं, तकरीबन 200-300 करोड़ का अभी तक का बिजनेस था हर साल का, जो कि आने वाले टाइम में शायद 500 करोड़ का हो जाए अगर कोई भी एंटिटी लेकर के आती है तो। इसका गणित भी आपको बाद में समझा दूंगा मैं। लेकिन अब आते हैं टीआरपी पॉलिसी गाइडलाइन अपडेट क्यों किया गया। पहले जो गाइडलाइन बनी थी 2014 में, 12 साल पहले, उस वक्त जो भी कमियां उसके अंदर रह गई थी या जिस वजह से टीआरपी में अभी भी मैनिपुलेशन होता था या कुछ गड़बड़ी होती थी या लोगों को लगता था कि ट्रस्ट लेवल खत्म हो चुका है। अभी आपने देखा होगा 2020 में किस तरीके से एक बड़ा टीआरपी स्कैम सामने आया था। वैसे कहने वाले ये भी कहते हैं कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है, लेकिन इवन इन दैट केस जिस पर्टिकुलर टीआरपी के बेसिस पे अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि सारे चैनल्स की एडवर्टाइजिंग भी डिपेंड करती है जी। 25,000 करोड़ बेसिकली ऐसा नंबर है जो कि टीवी एडवर्टाइजिंग के लिए, जैसे हम लोग हमेशा एक एडेक्स कैलकुलेट करते हैं कि एडवर्टाइजिंग स्पेंड कितना कितना होता है, तो वो टीवी एक ऐसा मीडियम है जिसपे तकरीबन 30,000 करोड़ का स्पेंड है, और हम ये मानते हैं कि शायद उसमें से 25,000 करोड़ उनको जाता होगा जो बार्क के सब्सक्राइबर से। तो इसलिए हम ये अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि 25,000 करोड़ रुपए के मूवमेंट का कि किसको कितना मिलेगा, ये डिसीजन टीआरपी के बेसिस पे होता है। नीरज, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार बीएआरसी यानी बार्क वो क्या है और इसकी ओनरशिप किनके पास है। तो बार्क एक ऐसी इंडस्ट्री बॉडी है जो कि सेल्फ रेगुलेशन बेस्ड मॉडल पे 3 अलग अलग इंडस्ट्री बॉडी का एक जॉइंट बॉडी बनाया गया, जिसको 3 इंडस्ट्री बॉडी का जेवी है ये। और वो जो 3 इंडस्ट्री बॉडीज हैं वो है आईबीडीएफ, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, जिसमें जितने भी बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स हैं। दूसरा है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, जो एडवर्टाइजर्स की बॉडी है। और तीसरा है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विच इज AAA। ये तीनों उसके स्टेक होल्डर्स हैं बार्क के, जिसमें आईबीडीएफ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उसके पास 60% स्टेक है। दूसरा आईएसए और आईबीडीएफ के पास 20% स्टेक है। तो इस तरीके से ये 60-20-20 के रेशियो में बटा हुआ है। हैविंग सेड दैट, बार्क के पास जो अथॉरिटी है, जो अभी हम सब कुछ देखते हैं, पहले से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो अलग है और जो हमें सामने से दिखता है वो बिल्कुल अलग है। एडवर्टाइजर्स इसमें पैसे नहीं देते। वो ये बोलते हैं कि हम तो मतलब एक ही चीज के लिए अल्टीमेटली उसके डेटा या जो भी सब्सक्राइब करेंगे बार्क के डेटा को या जो खरीदेंगे, वो तो उनकी एजेंसी को ही रोल आउट करना है, और एजेंसी भी अगर वो डेटा को एनालाइज करेगी तो वो उसके एडवर्टाइजर को ही देना है, तो डुप्लीकेसी ना हो जाए। और या फिर जिस तरीके से भी कह लें, एडवर्टाइजर्स डेटा नहीं खरीदते, उनकी एजेंसीज खरीदती हैं डेटा, और साथ के साथ ब्रॉडकास्टर्स डेटा खरीदते हैं। सो ये बार्क का ओवरऑल कंपोजिशन है। बार्क के डेटा को लेकर क्या मसले रहे?
बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको सबसे पहले तो जो मैंने इनिशियली बोला था कि बार्क के डेटा में ट्रस्ट डेफिसिट था बहुत बुरी तरीके से। बिगिनिंग में सब किसी ने इसको होल हार्टेडली स्वीकार किया जी। नीरज, एक बार ये भी बताइए कि लैंडिंग पेज क्या होता है? जैसे ही आप सेटअप बॉक्स ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको आइडियली उसका ईपीजी जो प्रोग्राम गाइड है वो दिखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स पे, अगर आप डीटीएच प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, चाहे टाटा प्ले हो, डिश टीवी हो, सब पे वो ईपीजी आता है, प्रोग्राम गाइड आता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर आप केबल ऑपरेटर्स के पास जाइएगा, केबल ऑपरेटर्स ने वो जो फर्स्ट पेज है वो किसी को बेच दिया, किसी पर्टिकुलर चैनल को, जो कि अपना लाइव पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर दिखाते रहता है और बार्क में उसकी रेटिंग आ जाती है। उससे क्या होता है, एक एडवांटेज मिल जाता है इन लोगों को। इसका मतलब ये है कि दर्शक ने जैसे ही टीवी ऑन किया, उसको एक पर्टिकुलर चैनल, आपने उसको हेल्प प्रोवाइड कर दिया और एक पर्टिकुलर चैनल उसको उसके होम पेज पे ही मिल गया, जिसको कि लैंडिंग पेज कहते हैं। कि जैसे ही आपने टीवी में लैंड किया तो आपको ये नजर आ गया चैनल, तो जाहिर तौर पर दर्शक जो है वो चैनल ए की बजाय चैनल बी पहले देख लेगा, जो कि उसको सबसे पहले नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि इसमें एक चीज और भी की गई। लोगों को लगता था कि क्या फर्क पड़ता है, किसी के सामने अगर दिखा भी दो और अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो वो अपने आप वहां से चला जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारी, जब लोगों को पता चलने लगा कि जब हम लैंडिंग पेज खरीदते हैं, करोड़ों रुपए उस पर बर्बाद करते हैं, किसी ब्रॉडकास्टर को ये पता चल गया कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसने क्या किया, 1 मिनट का या 1.5 मिनट का उसको केबल ऑपरेटर्स को बोल करके उसको स्टे करवा दिया। इसका मतलब ये है कि आप रिमोट पीटते रहे, सोचे कि आपकी बैटरी खराब है रिमोट की, या ऐसे नहीं, पता नहीं क्यों रिमोट काम नहीं कर रहा, लेकिन वो फ्रीज हो जाता था इस तरीके से कि आप वो चैनल चेंज नहीं कर सकते तब तक, जब तक कि वो टीआरपी में रजिस्टर ना हो जाए। और टीआरपी में रजिस्टर होने के लिए बस 30 सेकंड ही चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। अगर आपने 1 मिनट तक होल्ड कर लिया तो आपको टाइम स्पेंड भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये सब इसकी खामियां थी, जिसकी वजह से जो छोटे चैनल होते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे करोड़ों खर्च करने के लिए, मैं आपको एक मोटा मोटी उदाहरण दूं तो शायद अगर आप लैंडिंग पेज के बेसिस पे अपनी टीआरपी को या अपने चैनल को पूरे साल ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 350 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ रुपए अपने कंटेंट, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा केवल लैंडिंग पेज पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन मसला केवल इतना ही नहीं है, मसला ये भी है, मान लीजिए अगर वो फ्रीज नहीं किया है केबल ऑपरेटर के एंड पे, या किसी केबल ऑपरेटर के एंड पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी थोड़ी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या करते थे, एक और भी चीज आपने देखी होगी कि लैंडिंग पेज से, मतलब आपने चैनल दर्शक को दिखा तो दिया, राजेश आहूजा को और मुझे, कि जी पहला हमारा ये है, लेकिन हो सकता है हमारा टेस्ट ऐसा ना हो, हम तुरंत वहां से जाकर के मूव कर जाए। उसको रोकने के लिए एक नई प्रथा चालू हुई, टॉक्सिक कंटेंट। आप अपने चैनल पे हमेशा 24 घंटे इतना टॉक्सिक कंटेंट चलाएं कि एक बारी जब आदमी आए आपके चैनल पे 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए, उस टाइम ऐसा चल रहा हो, या तो मिसाइलें भाग रही हों या कुछ ऐसा तरीके से, या अननेसेसरी कुछ लोग चिल्ला रहे हों टीवी पे बैठ करके, जो आप स्टूडियो में डिबेट बैठ करके देखते हैं, एक दूसरे एंकर गेस्ट को डांटते रहते हैं, गेस्ट लड़ते रहते हैं, आपस में जूतम पैजार भी होता है, वो आपने देखा होगा। तो ये सब चीज केवल इसीलिए कराया जाता है कि जो ऑडियंस एक बार इत्तेफाक से आपके चैनल पे आ गया, वो थोड़ी देर तक स्टिक करती। जैसे कि इसको हुक समझ लीजिए, हम इसको हुक की तरह समझ लें। बिल्कुल कि एक स्टूडियो में बैठकर 2 गेस्ट आपस में लड़ रहे हैं, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि ये लैंडिंग पेज पे दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो नूरा कुश्ती होती है गेस्ट के बीच में, जो आपस में तू मैं चलती है स्टूडियो में, वो बेसिकली वही उसका मकसद है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, लैंडिंग पेज पे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। उसको गवर्नमेंट ने बोला, और हमारा इसके अगेंस्ट एक तकरीबन 9 साल पुराना, 9 साल लंबी लड़ाई रही। 9 साल से लेकर के 2017 से लेकर के अभी तक हम लैंडिंग पेज के अगेंस्ट अपने जितने भी इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके फॉलआउट्स हैं, इंक्लूडिंग जो मैंने आपको बताया सोसाइटी का फॉलआउट, वो सब कुछ ये चलता रहा और हम उस पर लिखते रहे। अभी मैं थोड़ी देर में 1 मिनट लूंगा, बस एक्सप्लेन कर दूंगा कि सोसाइटी का जो मैंने आपको बताया कि ये डिबेट
लड़ाई झगड़े स्टूडियो में बैठ करके या टॉक्सिक कंटेंट चलाना, या फिर जैसे मैंने आपको मिसाइलें बताई या रिया चक्रवर्ती के टाइम पे, सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे, कभी कभी ये ना एकदम से फूट जाता है पूरा बबल, एकदम से ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मीडिया में। ये वो सब चीजें खास करके अपनी रेटिंग के लिए होती है। उसमें लैंडिंग पेज भी कंट्रीब्यूट करता था उसी रेटिंग में। और अगर ये सब चीजें होती हैं तो क्या कोई बताए कि सोसाइटी पे इसका इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो अगर एक तरह से देखें तो ये कमर्शियल डिसीजन है, वो बोलते हैं भैया मेरा मार्केटिंग है, मेरा कमर्शियल डिसीजन है, इसको रहने दो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैठ करके इसको डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा इशू है और ऐसा डिस्टॉर्शन है जो कि सोसाइटी को भी खत्म कर रहा है। आपको मालूम है कि मीडिया का बिजनेस, अगर आप किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने से नहीं आते हैं तो किसी के लिए भी, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन वो पैसे लगाते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो बड़े कॉर्पोरेट घराने से नहीं आते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ रुपए का पीछे से बैकअप नहीं है, वो इसी पैसे को कमाते हैं और इसी पैसे को खर्च करते हैं और फिर इकोसिस्टम में जिंदा है। लेकिन अब वो ब्रॉडकास्टर्स जो बड़े कॉर्पोरेट घराने से नहीं आते हैं, वो इसके हमेशा अगेंस्ट थे और वो लैंडिंग पेज करते भी नहीं। उनके पास उतने पैसे नहीं है कि हर साल 500 करोड़ पहले कमाएंगे, 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए कहां से खर्च कर देंगे। जी नीरज, एक चीज बताइए कि ये लैंडिंग पेज का जो पूरा मसला है, ये खाली न्यूज चैनल से रिलेटेड है या एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल वहां पे भी ये उतना ही इस्तेमाल होता है? सो आइडियली पहले इस्तेमाल हुआ करता था एंटरटेनमेंट चैनल्स के लिए भी और स्पोर्ट्स चैनल के लिए। आपको एग्जांपल देता हूं, अगर एंटरटेनमेंट चैनल का कोई एक नया शो आ रहा हो जिसपे सैकड़ों करोड़ रुपए लगे हैं पूरे उसके प्रोडक्शन में, फॉर एग्जांपल बिग बॉस या कोई बड़ा एंटरटेनमेंट शो टीवी का, आप ले लीजिए आईपीएल को, केवल एक टूर्नामेंट कम से कम 5,000 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ड्राइव करता है। सो ऐसा जब टूर्नामेंट आता है तो इस बिगिनिंग में लोगों को बताने के लिए और आदत डलाने के लिए मार्केटिंग के टूल के रूप में इन लोगों का, ये लोग लैंडिंग पेज का इस्तेमाल करते थे। तो पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है वो क्या क्या है, उसके सेलिंग पॉइंट, उसके मेन पॉइंट्स क्या है? जो नई पॉलिसी आई है उसके मेन पॉइंट्स क्या है और वो किस तरीके से टीआरपी की दुनिया को बदल देंगे? जी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि दर्शकों को साधारण से साधारण भाषा में समझा पाऊं। बहुत ज्यादा कुछ जो चेंजेस हुए हैं, एक तो ये उम्मीद बढ़ी है कि शायद बार का कोई नया कंपटीशन आ सकता है। वो इसलिए नहीं कि क्रॉस होल्डिंग रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा दी गई हैं या कोई भी आकर के धंधा कर सकता है, यहाँ पे टीआरपी की कंपनी खोल सकता है। जो जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस पहले थी वो अभी भी है, बस एक चीज को छोड़ करके कि कंपनी का पेड अप कैपिटल जो पहले 20 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी वो अब 5 करोड़ रुपए हो गई। मतलब एक छोटा प्लेयर भी घुस सकता है, लेकिन जब मामला इतना हजारों करोड़ का चल रहा है तो उसमें वो 20 करोड़ 5 करोड़ का कंपनी पेड अप कैपिटल कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाता। जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो हुई है कि गवर्नमेंट का ये फोकस कि अब टीवी पे केवल मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मेजरमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं और आप बात कर रहे हैं और यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, ये मेजरमेंट भी कैप्चर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो टीवी पे एक मान लीजिए एक्स चैनल है, वो YXYZ कोई भी चैनल ले लीजिए, वो एक कंटेंट दिखा रहे हैं और उसकी जो रेटिंग टीवी पे आ रही है, लेकिन वही कंटेंट तो कई सारे लोग उसके यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, उनके ऐप पे भी जाके देख रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे भी देख रहे हैं, उसकी टीआरपी रिफ्लेक्ट नहीं होती। या ये सब चीजों को मिला करके एक यूनिफाइड मेजरमेंट किसी के पास नहीं। सो गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि अब आप कोई भी चीज जो मेजरमेंट करेंगे उसको लार्जली आप टीवी रेटिंग पॉलिसी ना बोल करके, मेरे हिसाब में ये वीडियो मेजरमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। सो अब वीडियो में गिना जाएगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म, आप सीटीवी पे देख रहे हैं, आप ओटीटी ऐप देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो जहां जहां चल रहा है उसका मेजरमेंट होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का नया मैंडेट है। सो एक चीज अभी यहाँ पे ये बदलेगी कि जो भी रेटिंग एजेंसी आएगी वो डिजिटल के साथ साथ, डिजिटल वीडियो के साथ साथ लीनियर टीवी भी मेजर करे। पहला चेंज। दूसरा चेंज कि इसमें लैंडिंग पेज नहीं होगा। जो मेजरमेंट आएगा वो मेजरमेंट फाइनली उसमें लैंडिंग पेज की वजह से जो रेटिंग जनरेट होती थी वो काउंट नहीं होगा। आज भी ऐसा नहीं कि लैंडिंग पेज पे बैन लग गया है, लैंडिंग पेज बैन नहीं है। मैं आपसे यही समझना चाहता था, लैंडिंग पेज अभी भी होगा
लेकिन लैंडिंग पेज से जो आपकी टीआरपी आती थी वो आपकी टीआरपी में काउंट नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लैंडिंग पेज बैन नहीं हुआ है, उसकी टीआरपी मेजर नहीं होगी। तीसरी और चीज है कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं मिनिस्ट्री की तरफ से जो माइन्यूटली अगर पढ़े तो, लेकिन मेरे ख्याल से उतना ज्यादा डिटेल में जाने की दर्शकों को जरूरत नहीं है। दो तीन चीजें और भी हैं एडिशनल जो मैं बता देना चाहता हूं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। एक तो ये है कि मिनिस्ट्री ने बोला, या जो नई टीआरपी रेटिंग एजेंसी है वो ये कहती है कि आपको कम से कम 80,000 सैंपल साइज होना चाहिए। अब पहले 50,000 55,000 था, उसको 80,000 कर देंगे तो वो आप भी समझ सकते हैं कि 50,000 के बेसिस पे पहले 140 करोड़ देश की जनता को मेजर करते थे और अब 80,000 के बेसिस पे करेंगे 140 करोड़ की जनता का, तो वो कोई तुक नहीं बनता है। मतलब कहीं से भी वो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और वो 80,000 अगले साल 90,000 होना चाहिए, उसके अगले साल 1 लाख होना चाहिए, 1,20,000 तक जाकर के आप स्टॉप कर सकते हैं और ये इसका कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। गवर्नमेंट ने जो एक चीज बोली है इसमें करने के लिए वो ये है कि 80,000 होम्स को, 80,000 मीटर्स किस घर में होंगे उनको सेलेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 8 लाख घरों में सर्वे करने पड़ेंगे। पहले क्या होता था, पहले 40,000 अगर मीटर थे तो 2 लाख घरों के सर्वे में काम निकल जाता था। अब हर घर में सर्वे करने का कॉस्ट भी होगा, तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि शायद बार के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप एक फिजिकल मीटर लोगों के घर में लगाने के लिए जाएंगे उसमें बड़े खर्चे होते हैं, कम से कम 600-700 रुपए खर्चे होते हैं एक एक घर के। तो उस हिसाब से देखिए तो हर साल जो गवर्नमेंट का मैंडेट है कि आपको स्टैब्लिशमेंट सर्वे इसको बोलते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सर्वे में 8-8 लाख का सर्वे करेंगे और 600 रुपए के हिसाब से भी करेंगे तो 48 करोड़ रुपए का तो पहले साल में हो गया, जो कि हर साल बढ़ते बढ़ते 72 करोड़ रुपए तक जाएगा। ये बार्क के हिस्से की बात है, लेकिन और वो भी क्योंकि बार्क फिजिकल मीटर के थ्रू टीआरपी मेजरमेंट करता है, जिसको लीनियर टीवी मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने, देखिए टेक्नोलॉजी 10 साल पहले 12 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी, अब टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा इजाफा आया है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न पाथ डेटा के हिसाब से ही पता कर सकते हैं कि किस घर में क्या व्यूवरशिप है। रिटर्न पाथ डेटा एक नया टर्म मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दर्शकों के लिए नया होगा। रिटर्न पाथ डेटा वो डेटा है जो कि टाटा प्ले या डेन या हैथवे या डीडी फ्री डिश या कोई भी सेट टॉप बॉक्स जो वापस से उस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को भेजता है। जो टाटा प्ले को पता रहता है कि आप क्या देख रहे हैं, डिश टीवी को पता है कि आप क्या देख रहे हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न पाथ डेटा। वो रिटर्न पाथ डेटा के बेसिस पे, अब मान लीजिए कि रिटर्न पाथ डेटा के बेसिस पे अगर आप मेजरमेंट कोई नई चीज सोच करके लेकर के आते हैं तो आपको अलग से मीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल सर्वे करना है। अब सर्वे करने के लिए भी वो जमाना नहीं रहा कि आपको हर घर में जाकर के एक एक आदमी भेज करके आपको करना है और वहां पे डालना है, क्योंकि और भेजना भी है तो पहले के जमाने का खर्च, इस जमाने का खर्च दोनों में, क्योंकि वहां पे जाकर के आपको एक मीटर भी सेटअप करना है, वायरिंग फलाना ढिमकाना, वो कहाँ लगा हुआ है नहीं लगाना हुआ है, कितना सब कुछ करना है। अभी क्या जमाना है, अभी आप सब कुछ एक ऐप किसी के मोबाइल फोन में डाउनलोड कर दीजिए या किसी के टीवी में डाउनलोड करवा लीजिए, हो गया आपका काम उतना ही है। उसमें आप लॉगिन शॉगिन जो भी आपको क्रिएट करने, और हो सकता है, मैं एक टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जिन टेक्निकल लोगों से बात की है मैंने, उनका कहना है कि आप लोगों का जो कैलकुलेशन है ये 48 करोड़ और 72 करोड़ वाला, ये लीनियर के लिए है। अगर आप आरपीडी बेसिस पे या डिजिटल टेक्निक यूज करके या नई टेक्नोलॉजी यूज करके करेंगे तो इतना बड़ा खर्चा भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। और इससे क्या होगा, अभी आपको ऑन द रिकॉर्ड बता दूं मैं कि पिछले 7 सालों से एस्टैब्लिशमेंट सर्वे नहीं हो रहा, और एस्टैब्लिशमेंट सर्वे क्यों जरूरी है ये जानना दर्शकों को बहुत जरूरी है। एस्टैब्लिशमेंट सर्वे जानने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट सर्वे का इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम ये मान लें कि कोविड के पहले जो लोग टीवी देखते थे वो लोग शायद अब टीवी नहीं देखते, ठीक है, वो अब ओटीटी देखते हैं, कुछ और तरीके से एंटरटेन करते हैं अपने आप को। उन्होंने, कई लोगों ने तो टीवी के कनेक्शन कटवा दिए। लेकिन हमारा बार्क क्या कहता है कि वही 7 साल पहले वही आदमी, उसी के घर में मीटर लगा हुआ है और वो आज जो देख रहा है वही रेटिंग आपको मिल रही है। इसका कहने का मतलब एक और है कि पूरी की पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन जो रेटिंग है वो नहीं बदली।
रेटिंग आज भी कहती है कि जी फलाना जॉनर इतना ज्यादा देखा जाता है, वो उतना ज्यादा देखा जाता है, उतना ज्यादा देखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि अब नई पॉलिसी के हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि कम से कम 8 लाख घरों का सर्वे कराना होगा और आपको हर साल मीटर के या जो सैंपल हैं वो चेंज भी करने पड़ेंगे। तो पहले जो 7 सालों से जो चीज चल रही है और वो आज तक चेंज ही नहीं हुई या उसका सर्वे ही नहीं हुआ, आप समझ सकते हैं कि, और एक तो वो फिजिकल मीटर से सबको मालूम है कि कौन सा मीटर किसके घर में कहाँ लगा हुआ है, पड़ोसियों को भी मालूम है और जो वहां पे जाता है पैसा कलेक्ट करने उसको भी मालूम है, तो सब कुछ एकदम ओपन है। तो ये सब त्रुटियां दूर करने के लिए बहुत जरूरी था कि मिनिस्ट्री की ये गाइडलाइन आए, और जो चीज जिसको सरकार भी ये मान चुकी थी कि चोरी हो रही है, लोग भी, दर्शक भी जानते थे कि ये टीआरपी फ्रॉड है, एडवर्टाइजर भी मानते थे, क्योंकि एडवर्टाइजर को एक्चुअल में मैं और आप, एक नॉर्मल दर्शक भी ये बोल देगा कि टीवी आजकल कौन देखता है यार, लोग तो ओटीटी पे देख चले गए हैं, यूट्यूब पे चले गए हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम रील देखते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट का जो नीड है वो इन्हीं सब चीजों से फुलफिल हो जाता है। टीवी कौन जा करके ऑन करके एक पर्टिकुलर सीरियल है या पर्टिकुलर मूवी देखेगा, ये सब किसी को मालूम है, लेकिन बार्क डेटा ये नहीं बता रहा, ये एडवर्टाइजर को भी मालूम है, और एडवर्टाइजर अपने हिसाब से प्लानिंग करते करते, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो टीवी से बाहर जा चुकी है, वो नहीं करती टीवी पे एडवर्टाइज आज की डेट में। सो मुझे ये नहीं मालूम कि ये जो एक गार्ड बना करके रखा गया था पिछले 7 सालों से, वो एक्चुअल में फायदा हो रहा था उससे इंडस्ट्री को या नुकसान हो रहा था। मतलब मैं गवर्नमेंट का एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी अगर चेंज होती है तो वो चेंज का इंटेंट वही है, ना कि कब्जा करना या हथियार लेना। आप ये ध्यान दीजिए कि जितने प्लेयर्स आज की डेट में गवर्नमेंट के इस पॉलिसी को गवर्नमेंट ओवर रीच या गवर्नमेंट का कब्जा करना बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के पास अपने कॉम्पिटिटर की कंप्लेन करने जाते थे, और तब हम ही एक प्लेयर थे जो हमेशा कहते थे कि भाई जितनी बार आप गवर्नमेंट के पास जाओगे गवर्नमेंट के हाथ में उतना ही पावर दोगे, लेकिन किसी ने माना नहीं। और इन दी एंड पहला गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो टीआरपी स्कैम के टाइम पे था, जब गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए टीआरपी सस्पेंड कर दी, जो कि 3 महीने के लिए नहीं, इनफैक्ट 17 महीने के लिए सस्पेंडेड रही ये न्यूज चैनल्स के लिए। सो वो गवर्नमेंट का पहला उस टाइम पे दिखा कि गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, अदरवाइज गवर्नमेंट इसमें हाथ नहीं डालना चाहती थी। आप इस पॉलिसी से संतुष्ट हैं या भी आपको लगता है कि इस पॉलिसी में कुछ और भी ऐड करने की जरूरत थी? जी, पिक्चर परफेक्ट कुछ भी नहीं होता राजेश जी, और मैं आज ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये पॉलिसी शायद 12 साल के बाद फिर बदली जाएगी, और उसकी वजह पॉलिसी में कमियां होना नहीं है, उसकी वजह है जो, जैसे आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि वक्त बदलता है, मीडियम बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, और उसके साथ साथ एक चीज जो आप मिस कर गए वो होता है कि आप चाहे कोई भी कानून जितना बना लो, कितना भी गार्ड कर लो, 2-4 साल के बाद उसकी काट निकालने वाला कोई बन जाता है, और जब तक वो चीज फिर से पकड़ी जाती है तो फिर से उसको टाइटन किया जाता है थोड़ा, और ये एक मेरे हिसाब से दस्तूर है जो कि आगे भी चलता रहेगा। पिक्चर परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री के जितने सारे लोगों से मैंने बात की है उनके हिसाब से ये वाटर टाइट और बहुत ही फ्यूचर लुकिंग, फ्यूचर रेडी गाइडलाइन है, पॉलिसी। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपसे बात करके मेरे दर्शकों को समझ में आएगा कि टेलीविजन की रेटिंग्स क्या होती हैं और उनमें क्या क्या गड़बड़ियां थी जिनको दुरुस्त करने की सरकार ने कोशिश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।